Hello everyone, welcome on Nurture the Rising Star online platform. Today we are discuss about the characteristics और फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की जो भी आज की क्लास हमारी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं या डील करेंगे किसके साथ करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के साथ इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट वी आर डिस्कस इन द लास्ट क्लास अबाउट द जनरल डेफिनेशंस इंट्रोडक्शंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट एंड हेल्थ मैनेजमेंट ओके ठीक है लेट्स स्टार्ट अबाउट द करेक्टर फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फर्स्टली डिस्कस अबाउट द फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स की फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में जो भी फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स है किसके मैनेजमेंट के उसके बारे में देन आफ्टर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा आज की क्लास में इसमें प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी आइडेंटिफाई एज ए फॉलोइंग की जो बेसिक फीचर्स हैं बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कुछ इस प्रकार है तो उसमें फर्स्ट वन अगर हम बात करें वन बाय वन तो जैसे फर्स्ट वन जो प्रिंसिपल है हमारा सॉरी जो फीचर्स हैं करेक्टरिस्टिक्स है किसका मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की जो मैनेजमेंट है वो क्या होना चाहिए या क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए एक जो अरेंजमेंट है वो उसी सीक्वेंस में उसी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ये नहीं कि पर्टिकुलर थिंग्स हमारे पास है उनका अरेंजमेंट अस्त व्यस्त एक प्रकार से वो चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे टॉप लेवल है हायर लेवल है मिडिल लेवल है उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए कि हायर मैनेजमेंट है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देगा मिडिल लेवल पे आएगा लोअर लेवल तक वो पहुंचेगा इसी प्रकार कोई इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स है कोई प्रोसीजर है या कोई पर्टिकुलर यूनिट वगैरह हम डिसाइड कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं उनको क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लास्ट जो जूनियर टॉप लेवल है वो बोल रहे हैं जो थर्ड लेवल है या जो बॉटम लेवल पे है उस या लोअर लेवल के जो पर्सन है उन पे बात कर रहा है या उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है या उनसे जो भी पर्टिकुलर कनेक्टिविटीज रख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए चाहे वो पर्टिकुलर सजेशन से रिलेटेड हो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल से रिलेटेड हो या कोई सेटअप से रिलेटेड हो क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पर्टिकुलर थिंग से होनी चाहिए नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ सिंपल सा है कि एंटिटी एंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी बोल सकते हैं एंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव और एंटिटी या एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उनका वैलिडेशन होना चाहिए वो ऑथेंटिकेशन उनका कुछ ना कुछ होना चाहिए कि ये नहीं कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर रहे हैं कि सपनों की केवल दिखावे के लिए या एक प्रकार से फैंटेसी टाइप से उनको क्या कर सके अरेंज कर ले ऑब्जेक्टिव ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव का कुछ ना कुछ एंटिटी होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे किसमें मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या होने चाहिए एग्जिस्टेंस से होने चाहिए नेक्स्ट वन से एग्जिस्टेंस ऑफ द सीक्वेंस सिंपल सा एंटिटी होनी चाहिए किसकी सीक्वेंस की पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने क्यों अरेंज किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर पर्सन से मैं उनकी रो बनाता हूँ लाइन बनाता हूँ तो हाइट के अकॉर्डिंग करता हूँ कि पहले छोटे हाइट फिर उसके बाद में बड़े बड़े उसके बाद में जो सबसे हाइट जिसकी ज्यादा है उसको लास्ट में हम क्या करते हैं मेंशन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है कि जो सामने उनका इंटेंशंस वगैरह वो प्रॉपर है हो सके या पिछले वाले को भी इजी वे में दिखाई दे सके तो वो होना चाहिए कि जो भी सीक्वेंस हम अरेंज कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए एग्जिस्टेंस होना चाहिए एंटिटी होनी चाहिए इसके बाद में इंटर रिलेशन दो थिंग्स जो हम यूज ले रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए या उनके मिड में क्या होना चाहिए इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि दो पर्टिकुलर थिंग्स है दो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है दो पर्टिकुलर आर्टिकल्स है या दो पर्टिकुलर सिक्वेंशियल्स दो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम अरेंज कर रहे हैं या कुछ भी काम करवा रहे हैं तो उनमें आपस में क्या होना चाहिए रिलेशनशिप होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग को पढ़ाने वाले नर्सिंग के टीचर होने चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मास्टरी होना चाहिए तो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए कि मैं एमएसएन जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर टीचर है एमएसएन पढ़ा रहा है वो तो क्यों पढ़ा रहा है क्या रीजन है कि उसको हम एमएसएन ही पढ़ाने के लिए देंगे या क्या रीजन है कि उसको ओबीजी पढ़ाने के लिए हमें देंगे तो क्या है कि उसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या कर रखी है मास्टरी कर रखी है तो ये क्या होना चाहिए इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ वन फंक्शंस टू अनदर फंक्शन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए एप्लीकेबिलिटी मतलब कि उस चीज को हम अप्लाई कर सके इंप्लीमेंट कर सके एप्लीकेबल बना सके किसके साथ वन फंक्शंस टू अनदर फंक्शंस की एक जो काम हो रहा है उसके साथ साथ अदर काम का भी क्या होना चाहिए रिलेशनशिप होना चाहिए कि ये नहीं कि एक पर्टिकुलर काम करे उसका पर्टिकुलर बेनिफिट या नहीं उसका बेनिफिट हमें अदर सिस्टम्स में भी मिलना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है
कि फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी डिस्कस करते हैं, इसके साथ साथ फाउंडेशन डिस्कस करते हैं। इसी के बाद में नेक्स्ट ईयर वगैरह में चलते हैं हम, तो क्या करते हैं, मेडिकल सर्जिकल पढ़ते हैं, ओबीजी पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक पढ़ते हैं, ताकि जो बेसिक हमने पढ़ा था, जनरल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, जनरल प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था, अब उनको क्या करेंगे, हम उस स्टडी को यूटिलाइज करेंगे, या जो नॉलेज हमारा वहां हमने गेन किया है उसको नेक्स्ट फर्दर जो ईयर है उनमें क्या करेंगे, यूज ले सकते हैं। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट वन है रिलेशनशिप अमंग द रिसोर्सेज। रिलेशनशिप अमंग द रिसोर्सेज कि जो भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हम यूज में ले रहे हैं या उसमें जो भी थिंग्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनमें क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप अमंग द रिसोर्सेज, कि जहां से उस पर्टिकुलर सोर्स को या पर्टिकुलर उस थिंकिंग्स को हमने क्या किया है, लेकर आए हैं, अडेप्ट किया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उसका क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप अमंग द रिसोर्सेज, कि कोई ना कोई रिसोर्सेज होना चाहिए। एक प्रकार से बोले तो वैलिडेशन होना चाहिए, उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए कि हाँ रियल में ये चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे तो इनका ये यूटिलाइजेशन हमारे इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट सिस्टम में हो सकता है। नेक्स्ट वन है वर्किंग विद एंड थ्रू द पीपुल्स। वर्किंग विद एंड थ्रू द पीपुल, इसके साथ साथ क्या करना है, जो भी वर्किंग होनी चाहिए विद एंड थ्रू द पीपुल्स, की लोगों के साथ में, या वर्किंग जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो पीपुल्स जो काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ, उनके साथ में या उनके द्वारा क्या किया जाए, करवाने चाहिए, कि इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो भी पीपुल्स, पर्टिकुलर पर्संस या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा है उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन से होना चाहिए। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में डिसीजन मेकिंग की। सिंपल से डिसीजन मेकिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन एक ऐसा डिसीजन बनाए कि जिससे क्या हो, सभी को बेनिफिट मिले, या मोर एडवांटेज वो देकर के जाए, या मोर बेनिफिट वो देकर के जाए। कि हमने कोई डिसीजन बना लिया, कोई भी डिसीजन प्रिपेयर कर लिया ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ने कि भाई हमें ऐसा कुछ करना है, तो और इस वे में हमें क्या करना है, इसको प्रोसीड करना है, तो वो जो सिलेक्शंस है या वो जो क्राइटेरिया आज हमने चूज किया है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो हमें मोर बेनिफिट या मोर एडवांसमेंट दे करके जाए। किस चीज के लिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के वेल डेवलपमेंट के लिए, और उसके द्वारा या जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए कितना यूजेबल हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो यूजेबल हो सके। तो वो होता है डिसीजन मेकिंग, कि हमने कोई डिसीजन बनाया वो हमें सक्सेस दे जाता है, कोई डिसीजन हम बनाते हैं कि वो हमें लॉस दे जाता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे डिसीजंस पे। हमेशा डिसीजन क्या होना चाहिए, सोच समझ करके लेना चाहिए, चारों तरफ सोच विचार देख करके, अलग अलग जगह से पढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर स्टडी करने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, जैसे मान लो नर्सिंग कॉलेज ही रन कर रहे हैं, तो हम जब भी डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है, कैसे टीचर रखने हैं, तो अदर जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं, अदर नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका नाम है, तो उनसे क्या करते हैं हम, कुछ चीजें क्या कर ली जाए, एडेप्ट कर ली जाए, कि उनको एनालाइज करना है हमें, और देन आफ्टर क्या करें, हम डिसीजन बनाए। या एक हम करें कि नहीं मैं तो सर्वा हूं, मैं खुद ही डिसीजन ले लेता हूं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कि एक बेटर डिसीजन हमें क्या करना है, लेना है। नेक्स्ट वन है प्रोविजन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ए गाइडेंस। की प्रोविजन ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द गाइडेंस, प्रोविजंस ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ द गाइडेंस का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि प्रोविजंस होना चाहिए। प्रोविजंस का मतलब कि पहले से कुछ ऐसा फ्रेमवर्क हमें डेवलप करना है, किसके रिगार्डिंग, गाइडेंस के, कि जिसमें क्या किया जा सके, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करने का काम भी किया जा सके। कि प्रोविजन होना चाहिए किस चीज के लिए, गाइडेंस के लिए। और गाइडेंस क्या, एक प्रकार से रास्ता दिखाना, कि वे दिखाना सिंपल से वर्ड में, कि भाई नहीं आप ऐसे कर लो, ये काम ऐसे करो, ये काम है ऐसे करो, वो वाली जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं हमें गाइडेंस। तो नॉर्मल से थे हमारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, जिसमें डिस्कस किया हमने ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, उसके बाद में एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द सीक्वेंस एंड इंटररिलेशनशिप एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर द फंक्शंस टू अनदर, ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शंस की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की, कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं या जो भी पर्टिकुलर सोच विचार हमने किया है वो होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने रिलेशनशिप अमंग द रिसोर्सेज की रिलेशनशिप होनी चाहिए, कि जो भी रिसोर्सेज हमने यूटिलाइज किए हैं उनके कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने वर्किंग विद एंड थ्रू द पीपुल्स, की जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने डिसीजन मेकिंग, जितना बेटर डिसीजन मेकिंग करेंगे हम, या जितने सोच विचार करके एक बेटर डिसीजन, हम जितना बेटर डिसीजन होगा उतना ही हमारा आउटकम ऑर्गेनाइजेशंस का या उसका ग्रोथ रेट उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट मैंने प्रोविजंस ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द गाइडेंस, की प्रोविजन होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये बेसिक सा टॉपिक था हमारा, किसके बारे में, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रिंसिपल है उनके बारे में हम इसी क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन बाय वन जो हेनरी फायल्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फायल्स के अकॉर्डिंग या 14 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे क्वेश्चन हम में से पुट अप कर लिया कि डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, या डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल। तो उसमें ये 14 प्रिंसिपल हमें लिखना है, या क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड राइट डाउन द 14 प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो आपको उसमें ये मेंशन हमें करना है। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। तो फर्स्ट वन जो प्रिंसिपल है हमारा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है प्रिंसिपल की जब भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ द वर्क। और आप सभी जानते हो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है, कोई भी थिंग्स एनीथिंग्स एक आदमी कभी भी काम कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम से या सीक्वेंस से या पर्टिकुलर उनके क्वालिफिकेशंस, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या कर दिया जाता है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस है या जो पर्टिकुलर काम वगैरह है उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइडेड कर दिया जाता है कि भैया आप ये काम कर लेना, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो वो होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ द वर्क होना चाहिए। जैसे पर्टिकुलर हम घर में ही काम करते हैं कोई भी, तो भाई ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम इसका है, तो वो काम है यहाँ भी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के दम पे नहीं चल सकता या पर्सन के बेस पे नहीं चल सकता। अगर हमें इजी वे में क्या करना है, हमारा गोल अचीव करना है तो क्या किया जाएगा, जो भी पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी है, जो पर्टिकुलर पर्सन होगा वो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ द वर्क की अकॉर्डिंग टू उनकी नॉलेज स्किल्स वगैरह के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ द वर्क कर देगा। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें हम नॉर्मली कि जैसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, अब पर्टिकुलर अथॉरिटी एक ही रन नहीं करवा सकती हॉस्पिटल को, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ द वर्क कर दिया जाता है कि जैसे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, डॉक्टर्स के लिए जो भी है अलग ही डिपार्टमेंट है कि उनको क्या करेगा, अलग डिपार्टमेंट हैंडल करेगा या अलग अथॉरिटी क्या करेगी, हैंडल करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन उसको बोल सकते हैं। तो ये होना चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 3 डिफरेंट वर्ड है, 3 डिफरेंट वर्ड है। अथॉरिटी फर्स्ट वन, सेकंड वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड वन है अकाउंटेबिलिटी। 3 डिफरेंट वर्ड है। फर्स्ट वन कौन सा आपका अथॉरिटी, सेकंड वर्ड है सेकंड वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड वर्ड कौन सा है, अकाउंटेबिलिटी। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, जो ये पर्टिकुलर पर्सन है उसके पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए किसमें, अथॉरिटी में। अथॉरिटी में किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या सीनियर पर्सन को क्या होगा, पर्टिकुलर पावर होगा। किस चीज का पावर होगा, अब ये नहीं है कि मैं सब कुछ हूं, वो पावर नहीं होना चाहिए उसको पावर किस चीज के लिए होना चाहिए कि पर्टिकुलर उसके जो लोअर पर्सन है या जो उसके बिलो लेवल या जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं उनसे क्या करवा सके, वो काम करवाए, खुद भी काम में करे कि उसको अथॉरिटी हो कि मैं ये एक प्रकार से बोले तो इंचार्ज टाइप का काम है होगा कि अथॉरिटी है कि मेरे को इनकी ड्यूटी लगानी है, मेरे को इनसे काम करवाना है या कैसे कौन सा फंक्शन किससे करवाना है या कौन से काम के लिए कौन सा बेटर है। तो वो होती है अथॉरिटी या पावर कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, इस वार्ड में ड्यूटी करनी है, आपको ये काम है, ये काम आपको करना है, तो उसको बोलते हैं हम अथॉरिटी। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर पर्सन को दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है उसको फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। ये नहीं कि उसको पावर ही दे रखा है, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम उसको दिया गया है या जो काम उसके सबऑर्डिनेट्स का है उसको कंप्लीट करवाने की काम उस पर्टिकुलर पर्सन की जिम्मेदारी रहेगी कि भाई आपने ये काम है करवाइए या इनके द्वारा ये काम होना जरूरी है। तो वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी फुलफिल जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको क्या करें, फुलफिल उसको करना है। नेक्स्ट वन अकाउंटेबल, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि काम का पावर नहीं रहेगा, उसको पर्टिकुलर वो काम करवाने भी है और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी कि सब कुछ करने के लिए वो क्या है, वो पर्टिकुलर जो पर्सन है वो ही क्या होगा, आंसरेबल होगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है जिसको अथॉरिटी दे रखी है। कौन जिम्मेदार होगा, वो सबऑर्डिनेट है, उसके जो लोअर पर्सन है वो जिम्मेदार उतने नहीं होंगे जितनी जिम्मेदारी है। सब कंप्लीट जिम्मेदारी किसकी रहेगी, जिसको अथॉरिटी दे रखा है, जिसको पावर हमने दे रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो काम उनसे करवाए। नेक्स्ट वन अकाउंटेबल कि वो पर्सन से आंसरेबल है कि जो पर्सन है जिसको पावर दे रखा है वो क्या होगा, आंसरेबल होगा कि उससे
आंसर लेंगे कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, और वो सारी चीजें ये डिपेंड करती है पर्टिकुलर पर्सन की स्किल्स पे, नॉलेज पे, इसके साथ साथ उसकी एजुकेशन पे, एजुकेशन या नॉलेज एक कॉमन से पॉइंट मान सकते हैं। इसके अलावा पोजीशंस, कि वो किस अथॉरिटी पे है या किस प्लेस पे है, या पर्टिकुलर उसकी जो पोजीशंस है, या उसकी एक प्रकार से बोले तो जो भी है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में उसके क्या फंक्शनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटीज होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट की बात करें हम किसमें, प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में। जो नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा है वो डिसिप्लिन। सबसे जरूरी चीज है कि जब भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में रन कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन में सिंपल सा है नॉर्म्स, कि जो भी नॉर्म्स हमने बना रखे हैं वो क्या करें, फॉलो करें। सबसे फर्स्ट वन तो क्या होगा कि जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं या जो भी रेगुलेशंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के, जो भी रेगुलेशंस वगैरह या जो भी रूल वगैरह बना रखे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो क्या करने हैं, हमें रेगुलरली फॉलो करनी है, रेगुलरिटी से हमें रहना है। इसके साथ साथ जैसे कोड ऑफ इथिक्स की बात, कोड ऑफ इथिक्स हो गए, कोड ऑफ इथिक्स वगैरह हो गए। इसके साथ साथ अगर अदर थिंग्स की बात करें, कोड ऑफ इथिक्स के साथ साथ जैसे कोई भी रूल्स वगैरह हो गए, नॉर्म्स वगैरह हो गए, कोई भी रूल्स वगैरह है वो क्या करने हमें फॉलो करने। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है डिसिप्लिन में, रेस्पेक्ट। सबसे जरूरी चीज है रेस्पेक्ट, या सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि रेस्पेक्ट। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हम रन कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमें अपने कोऑर्डिनेटर्स या अपने चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनके अकॉर्डिंग उनकी क्या करनी है, रेस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें, डिसिप्लिन में ना। फर्स्ट वन नॉर्म्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, इसके साथ साथ रूल्स हो गए पर्टिकुलर, और रेस्पेक्ट की सभी लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, प्रिंसिपल फॉलो करना है कौन सा, डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन है यूनिटी ऑफ द कमांड। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है यूनिटी ऑफ द कमांड। और यूनिटी ऑफ द कमांड का मतलब ये अगर आपको सिंपल सा बताएं कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो केवल ऑफ यूनिटी ऑफ द कमांड केवल और केवल एक होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 लोग भी काम कर रहे हैं और उनके ऊपर एक पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, 10 को बताने वाला वो एक ही आदमी होना चाहिए। या अगर उनका एक समान काम है तो उनके ऊपर एक ही आदमी होना चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर 10 आदमी। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल मालिक वगैरह होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मल्टीपल डायरेक्टर वगैरह होते हैं, एक नहीं 2 3 4 5 होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी तो कौन सा क्या कहता है, कभी कौन सा क्या कहता है। तो वो चीजें उनमें नहीं होनी चाहिए कि अगर 4 भी है तो उनमें से एक पर्टिकुलर उन्हीं की खुद की अथॉरिटी होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए कि एक ही हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि ये काम आपको इस टाइप से करना है, ताकि क्या हो, किसी भी टाइप्स का क्या हो, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस अराइज नहीं हो सबऑर्डिनेट्स के बीच में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में तो कंप्लीट काम भी नहीं हो पाएगा, जो आउटकम हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। या एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिंगल पर्सन ही होना चाहिए उनको सुपरवाइज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, कि हायर अथॉरिटी केवल एक ही होनी चाहिए जो उनको क्या करे, पर्टिकुलर कमांड प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वन है यूनिटी ऑफ द डायरेक्शंस, एज सेम एज इसी के हैं यूनिटी ऑफ द डायरेक्शंस की। इसमें क्या होना चाहिए कि केवल एक पर्टिकुलर पर्सन ही होना चाहिए कि जो क्या कर सके, डायरेक्शन प्रोवाइड करे, भाई आपको इधर जाना है। जैसे मान लो 2 अगर हायर अथॉरिटी हो गए तो वो क्या करेंगे, एक तो कहेगा इधर जाना, दूसरा कहेगा इधर जाना, तो ना तो वो इधर जाएगा और ना इधर जाएगा, तो जो फंक्शनिंग है उसका रिजल्ट बेटर कभी भी नहीं आएगा। तो सिंपल सा एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है कि पर्टिकुलर एक ही पर्सन क्या होना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए काम करवाने के लिए ऑथराइज होना चाहिए कि भाई इधर जाना है तो एक ही कहने वाला कि भाई इधर जाना है, आपको इसी साइड में जाना है। दूसरा आएगा इधर बोलेगा नहीं भाई इधर जाना है। तो ये वाला सिस्टम से नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशंस ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सिंपल सा है यहाँ पर सबऑर्डिनेशंस, सबऑर्डिनेशंस ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कि इसमें सिंपल सा है कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में सबऑर्डिनेट्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या उसको बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। की ये नहीं कि मैं मेरा खुद का इंटरेस्ट देखता हूँ, भाई मैं काम करूँ तो करूँ, नहीं करूँ मेरे को रेस्ट करना है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए,
हाँ अपने इंटरेस्ट होने चाहिए लेकिन एक लिमिटेशंस के साथ। हमारा मेन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो कैसे बेटर रन कर सकता है, कि भाई वो जितना बेटर रन करेगा, आगे बढ़ेगा, उतना ही हमें क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है, या जो भी सबऑर्डिनेट पर्सन है उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आता है हमेशा, आपने देखा होगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव का मतलब पहले आपको बता दूं, कलेक्टिव का मतलब एक जगह एकत्रित होकर के या एक पर्टिकुलर लोकेशंस पे क्या होने के लिए, सिचुएटेड होकर के बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब आप सभी जानते हो कि हम काफी बार बोलते हैं कि भाई मेरे से बार्गेनिंग मत कर, ऐसा मत कर। बार्गेनिंग मतलब एक वार्तालाप होनी चाहिए। सिंपल सा है यहाँ पर, सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, की जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें ये नहीं कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रेशराइज करके रखे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर थिंग्स होनी चाहिए कि क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग, की एक जगह होकर के हम उनसे भी पूछे जाएंगे भैया आपको कितनी सैलरी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए, कितने हाउस ड्यूटी चाहिए आपको, क्या एडवांस इक्विपमेंट्स आर्टिकल चाहिए पर्टिकुलर प्रोसीजर वगैरह के लिए, तो वो वाली थिंग्स होनी ही चाहिए। लेकिन हमें हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसके लिए बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशंस ऑफ द पर्सनल। रिम्यूनरेशंस ऑफ द पर्सनल, और रिम्यूनरेशंस का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, फेयर पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फेयर पॉलिसी होनी चाहिए। किस चीज के लिए, फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, किस चीज के लिए, पेमेंट वगैरह से रिलेटेड, उनके हॉलीडे से रिलेटेड, या जो भी सीएल वगैरह जो भी मिलती है उनसे रिलेटेड। क्या होना चाहिए, फेयर पॉलिसीज होनी चाहिए, पहले से डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर रिम्यूनरेशंस ऑफ द पर्सनल, कि कुछ पर्सन्स या कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ फैक्ट्रीज या कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसे काम होते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं या काफी क्या होते हैं, हैजार्डियस होते हैं। क्या होते हैं, हैजार्डियस, हैजार्ड्स उनमें होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको एडवांस कुछ सैलरी या उनको अदर पर्सन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा सैलरी वगैरह दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ अदर थिंग्स से, हैजार्ड के साथ साथ एक चीज होती है क्वालिटी। एक क्या होती है, क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब बोले कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, क्वालिटी होनी चाहिए। हैजार्डियस तो है ही, हैजार्डियस के साथ साथ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी, की जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसमें अगर बेटर क्वालिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसको बेटर सैलरी वगैरह क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। कि क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस या क्वालिटी ऑफ द उसकी एक्टिविटीज, कि अगर कोई बेटर काम कर रहा है भाई, जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी पॉलिसी होनी चाहिए। वो एक नॉर्मल हम बोलते हैं कि घोड़े गधे हमेशा एक नहीं होनी चाहिए, कि भाई अगर घोड़ा है बेटर काम करेगा, बेटर रन करेगा, तो उसको बेटर सैलरी मिलनी चाहिए, उसको बेटर एडवांसमेंट उस चीज का मिलना चाहिए। ये नहीं कि जैसे पर्टिकुलर सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे मान लो एज ए टीचर 2% पढ़ा रहे हैं, एक टीचर कंटिन्यूस मेहनत करता है, अच्छी अच्छा रिजल्ट वगैरह देता है, उसके सब्जेक्ट में सभी क्लियर होते हैं, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको एडवांसमेंट या कोई रिवार्ड वगैरह मिलना चाहिए। उनके रिगार्डिंग एक फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। दो डिफरेंट वर्ड है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ मैं बेसिक से एक इमेज के द्वारा पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन से ये हायर अथॉरिटी है और ये इसके क्या है, सबऑर्डिनेट है। ये क्या है, इसके सबऑर्डिनेट है, जूनियर वगैरह है इसके, या लोअर जो ऑर्डर वाले पर्सन्स वगैरह या लोअर अथॉरिटी जो भी हैं वो है। तो इसमें क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन्स क्या होना चाहिए, या पर्टिकुलर जो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। कि एक ये आदमी है या एक ये पर्सन्स है, वो ही क्या होना चाहिए, यहाँ से सभी को वो इंडिकेट करेगा, या इसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास क्या रहेगी, सभी को हैंडल करने की अथॉरिटी रहेगी। उस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। कि एक पावर किसके पास, हेड ऑफ द पावर, केवल एक और केवल क्या होगा, केवल एक ही अथॉरिटी होगा, या जो भी सेंट्रल पॉइंट है, या सेंट्रल जो पर्सन है उसी के पास क्या होनी चाहिए, सारी की सारी अथॉरिटीज होनी चाहिए। कि वो सभी चीजों के लिए क्या है, जिम्मेदार है, कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटीज है उस चीज के लिए। जबकि आपका दूसरा जो पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन से, डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा
उल्टा बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है कि जो भी अथॉरिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या करते हैं कुछ पर्सन्स को क्या कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है, कुछ पर्सन्स को क्या कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है। किस वे में कि जैसे यहाँ पर एक आम दो चीजें पढ़ते हैं, एक आता है डेलीगेशंस, डेलीगेशंस एक होता है डेलीगेशंस और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशंस। वैसे एक प्रकार से बोल सकते हैं दोनों सेम भी है डिफरेंट भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशंस में क्या होता है, डेलीगेशंस में क्या होता है कि जो भी अथॉरिटी होती है, पावर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स में क्या कर दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है कंप्लीटली। जो भी पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है। भाई मैं आपको अथोराइज कर रहा हूँ, आप जानो इन काम के लिए क्या है क्या नहीं है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एक माइनर सा डिफरेंस है, इसमें डेलीगेट तो क्या जाता है, काम तो दिया जाता है, लेकिन जो मेन अथॉरिटी रहती है वो एक पर्टिकुलर सेंटर पर्सन के पास ही रहती है। लेकिन वो क्या कर देता है, पर्टिकुलर थिंग्स को क्या कर देता है कि जैसे मान लो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उनको क्या करता है, डिवाइडेड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आपको मैं दिखा देता, इस इमेज के द्वारा आसानी से समझ में आ जाएगा। इस टाइप से उनको क्या कर दिया, अपनी जो अथॉरिटी थी या पावर थी वो अदर पर्सन को हैंड ओवर कर दी। वो अदर पर्सन क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर आदमी एक है, वो सारी एक्टिविटी को हैंडल नहीं कर सकता। और ऐसा होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, किसमें, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी क्या कर सकता है, सभी को हैंडल नहीं कर सकता। तो वो भी जो भी अपनी अथॉरिटीज वगैरह है कुछ अदर पर्सन को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या डेलीगेट भी बोल सकते हैं, डेलीगेट उनको कर देता है, या डेलीगेशन से कर दिया जाता है कुछ अथॉरिटीज वगैरह का, जो एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है, या एक प्रकार से उनकी क्वालिटी या उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो होता है, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट वन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल स्कॉलर चेन ऑफ कमांड। स्कॉलर चेन ऑफ द कमांड, स्कॉलर चेन ऑफ द कमांड का मतलब सिंपल सा है यहाँ पर कि पर्टिकुलर जो सिस्टम है या सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए कि जैसे हायर अथॉरिटी कोई पर्सन है वो क्या करेगा, लोअर अथॉरिटी को बताएगा। लोअर अथॉरिटी पर्सन है, सॉरी मिडिल अथॉरिटी जो है मिडिल लेवल है वहां तक आएगा। टॉप लेवल जैसे हो गया, टॉप लेवल अथॉरिटी है, यहाँ पर कोई भी मिडिल लेवल है या मिडिल अथॉरिटी है वो आएगा। और लास्ट में जो भी लोअर अथॉरिटी है, कि जो भी लोअर अथॉरिटी है वहां तक वो बातें जानी चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, इंडिकेशन देना है, तो यहाँ से सीक्वेंस चलेगी, इधर आएगा। अब इसी प्रकार जैसे मान लो, अब इशू ये थोड़ी कि डायरेक्टर के जो हेड ऑफ होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, ब्रांच वगैरह का, जो मैनेजर होता है उसी के सारे सब कुछ पावर होते हैं या उसी के सारे इश्यूज होते हैं, नहीं। इसके साथ साथ अगर इन लोगों की भी कोई समस्या है तो ये क्या करेंगे, पहले बोलेंगे किसको, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल तक वो बातें लेकर के जाएगा, वो इश्यूज क्या करके जाएगा, लेकर के जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं हम स्कॉलर चेन ऑफ द कमांड, कि स्कॉलर चेन को एक फॉलो करना है। हम ये नहीं कि डायरेक्ट आए ये लो मैनेजमेंट के हायर अथॉरिटी के पास ही पहुंच के सारे काफी लोग हैं लोअर लेवल में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे पहुंच के साहब ऑफिस में हेड डिपार्टमेंट के, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि उनके ऊपर जो भी पर्टिकुलर पर्सन है मिडिल लेवल जो इंप्लीमेंट कर रखा है उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी बातें जो इश्यूज है वो वहां तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन है ऑर्डर। ऑर्डर से मतलब भी यहाँ पर एक है पर्टिकुलर सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर पर्टिकुलर सीक्वेंस या सिस्टमेटिक तरीके से, कि जो भी पर्टिकुलर एक प्रकार से बोले तो जो भी ऑर्डर का मतलब बोल सकते हैं प्रॉपर। और प्रॉपर का मतलब जैसे प्रॉपर का नाम लेते हैं आप समझ गए होंगे कि जो भी पर्टिकुलर स्टाफ वगैरह है उनकी जो भी ड्यूटी वगैरह हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर के रूप में होनी चाहिए, कि सिस्टमेटिक तरीके से उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए। इसी के प्रकार अगर कोई मटेरियल वगैरह है, कोई भी मटेरियल वगैरह है, मटेरियल का मतलब कोई भी आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी हैं उनको भी पर्टिकुलर तरीके से एक ऑर्डर के रूप में, जैसे मान लो हम ऑपरेट करने जा रहे हैं या कोई भी ऑपरेशन थिएटर के लिए या ऑपरेशन पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए, कि कोई भी सर्जरी है उसके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई एक ट्रे प्रिपेयर कीजिए, और उस ट्रे में क्या करें, जो भी ब्लेड वगैरह चाहिए या जो भी क्या बोलते हैं बीटाडीन वगैरह सॉल्यूशंस वगैरह जो भी चाहिए होते हैं उनको तो क्या करें, लास्ट में अरेंज करें या बिलो अरेंज करें। और उससे पहले क्या करें हम कि जो भी ड्रेसिंग मटेरियल है, सूचर वगैरह, नीडल वगैरह वो है पहले प्लेस कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, कि सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी आर्टिकल्स वगैरह में प्रॉपर सप्लाई चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी क्या होना चाहिए, सिस्टम में मैनर में होने चाहिए, कि जो भी एक उनका सीक्वेंस है यूज का या काम में आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन है इक्विटी सॉरी
नेक्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्विटी। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, इक्विटी भी या इक्वल बोल सकते हैं, सिंपल सा वर्ड में अगर याद रखें इसको, इक्वल। कि हमेशा क्या होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने चाहिए उनके साथ, सभी के साथ हमें फेयरली काम करना है। फेयरली का मतलब एक प्रकार से बोले तो ईमानदारी पूर्वक हम क्या करना है, काम करना है। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर आदमी हमारे जेब का है, साहब ये तो नहीं, गलती भी कर दे, नहीं इसने तो गलती की नहीं है। एक है जिसकी हमारी बनती नहीं है, या जो अपने काम से काम रखता है, हाँ जी सर, हाँ जी सर, इस टाइप का वो नेचर उसका नहीं है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसको हम पनिश करें या उसको काफी ज्यादा काम में दें। तो जो भी पर्टिकुलर वर्कर है उनके साथ हमेशा हमें फेयरली क्या करना है, बिहेव करना है। इसके साथ साथ ट्रीट या उनको जब भी हैंडल कर रहे हैं हम, ट्रीट या जब भी हैंडल कर रहे हैं उनको क्या करना है, ऑल वर्कर जो भी है उनको इक्वल हमें करना है। कि अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ काम दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, इक्वली हमें काम देना है। इसके साथ साथ उनकी जो भी वैल्यू है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिनकी जो वैल्यू है उनकी हमें सभी को इक्वल वैल्यू देनी है। ये नहीं कि भाई हमारा खास आदमी नहीं, बैठ भाई तेरे लिए तो चेयर डालता हूं, कोई है सेम रेंज सेम क्राइटेरिया करनी, थोड़ा सा साइड में हो भाई, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सन का मतलब स्टेबिलिटी जैसे वर्ड आ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि एक जगह रुकने की पॉसिबिलिटी, की जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटीज होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी पर्सन आज काम करने आया और उसको क्या कर दिया जाए, कल ही विड्रॉल कर दिया जाए कि भाई नहीं आप जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम है नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटीज होनी चाहिए कि एक लॉन्ग टाइम तक के लिए उनको क्या किया जाए, रन करवाया जाए, ताकि वो क्या करें, अच्छे से इंस्टीट्यूट के बारे में समझ सके, जान सके और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। इसके साथ साथ जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, नए एम्प्लॉय अगर हमने एम्प्लॉयड किए तो लॉन्ग टाइम तक उनको रखना है, टाइम देना है सेटल होने के लिए, कि पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट वगैरह है, उसमें क्या हो सके, वो सेटल हो सके। क्योंकि भाई नई जगह जाएंगे, दिक्कत आती है, इश्यूज आते हैं। इसके साथ साथ अगर जो भी हमें क्या कर रहे हैं, बार बार में कि विड्रॉल कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं उनको कि नहीं, या फिर पर्टिकुलर एक जैसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की दो ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में क्या कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर हम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ टर्मिनेशन तो हमें करना ही नहीं है, फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन तो हमें करना ही नहीं है। अगर ऐसा करेंगे हम तो जो भी आउटकम में जितना बेटर हम लेकर आना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसमें स्टेबिलिटीज होनी चाहिए, कि लंबे टाइम तक उनके काम करवाना चाहिए ताकि वो समझ सके, जान सके, अपने आप को सेटल कर सके और बेटर परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट वन जो हमारा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन है इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव का मतलब जानते हैं कि कोई आगे मूव फॉरवर्ड करने वाला होना चाहिए, कि जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं या मैं हायर अथॉरिटी हूं, मैं टॉप लेवल हूं या मैं मैनेजर वगैरह हूं, तो जो भी डिसीजंस वगैरह है, जो भी काम कर रहा हूं, जो भी एक्टिविटीज कर रहा हूं, वो मैं ही कर रहा हूं, भाई मैं जानूं, मेरा काम जाने, आप कुछ भी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय वगैरह है उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। किस चीज के लिए, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज किस चीज के लिए हम करेंगे, जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे या एनकरेजिंग उनको करेंगे। किस चीज के लिए, कि वो कुछ नया करे, कुछ नया करे, उस चीज के लिए उनको क्या करेंगे, हमेशा फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। फ्रीडम का मतलब है कि उनको थोड़ी स्वतंत्रता देंगे, भाई नहीं आप भी अपने विचार रखिए, आप क्या चाहते हो, क्या इसमें हम कुछ नया एडवांस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो क्या है, यहाँ पर हमें जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं उनसे लेनी है, एनकरेज वगैरह करवाना है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय वगैरह हैं जो भी हैं उनसे हमें पूछना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये तो नॉर्मली आपने काफी बार सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प आपने काफी बार सुना होगा कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, सिंपल सा वही है स्पिरिट डी कॉर्प्स। की जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में जो भी पर्संस काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक प्रकार से अपनत्व की भावना होनी चाहिए, कि अपने अपने में, या एक प्रकार से यूनियन होनी चाहिए।
यूनियन होनी चाहिए या यूनिटी बोल सकते हैं, यूनिटी होनी चाहिए। आपने एक वर्ड सुना होगा यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ की भाई संगठन में शक्ति होती है कि एक अगर लोगों का ग्रुप है, जैसे हमने सुना होगा कि एक और एक 11 होते हैं, कैसे होते हैं भाई उनका पावर वेल्थ क्या होगी, काफी ज्यादा डेवलप होगी अगर दो लोग एक साथ मिलकर के काम में करेंगे। इसके साथ साथ जो भी स्पिरिट डी कॉर्प में क्या होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ द बिलोंगिंगनेस होना चाहिए या यूनियन उनमें होनी चाहिए ताकि बेटर काम हो। एक प्रकार से नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक वर्ड बोलते हैं कि टांग खिंचाई वाला काम नहीं होना चाहिए। भाई कोई काम कर रहा है, नहीं तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना। भाई कोई कुछ गलत भी कर रहा है, थोड़ा बहुत उसमें कोई मिस्टेक भी हो रही है तो उसको क्या करना है, हमें सपोर्ट ही करना है कि नहीं नहीं वेल डन, आपने ये गलत किया है, इसको आप ऐसे कीजिए। या कोई बेटर कर रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए, वेल डन, आपने काफी अच्छा काम किया है, एप्रिसिएशन वगैरह करना चाहिए। और ये होना चाहिए कि जो भी टीम वर्क है या जो भी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी सारे लोग काम में कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी भी मैच वगैरह होते हैं, क्रिकेट का देख लो, वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह का देख लो, किसी का भी देख लो, अगर उसके सारे प्लेयर एक जगह या एक टीम के रूप में अगर खेलेंगे तो वो जीती है। और कुछ टीमें में आपने देखी होगी जिसमें एक पर्टिकुलर आदमी काफी अच्छे रन बनाता है, पर्टिकुलर बैट्समैन काफी अच्छे गोल वगैरह सॉरी रन बनाता है, बॉलिंग अच्छी करता है, लेकिन बाकी से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो कभी भी जीत नहीं पाते हैं या विन उनकी नहीं हो पाती। तो ये बेसिक से प्रिंसिपल थे इसके मैनेजमेंट के। 14 प्रिंसिपल थे अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन, द डिवीजन ऑफ द वर्क, की काम का डिवीजन होना चाहिए, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि पर्टिकुलर पर्सन क्या होना चाहिए, अथोराइज होना चाहिए, रिस्पांसिबल होना चाहिए उस काम को करवाने के लिए, अकाउंटेबल होना चाहिए कि उस काम के लिए। नेक्स्ट वन है डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन में रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स वगैरह वो भी क्या करने हैं, फॉलो करने हैं प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ द कमांड, कि जो भी हम कमांड दे रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जगह से आनी चाहिए, कि एक इक्वल सुपरवाइज ही होना चाहिए देखने वाला, उसके अलावा अदर पर्सन से नहीं होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ द डायरेक्शंस, की डायरेक्शन देने वाला भी क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए। सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो भी सबऑर्डिनेट्स है उनका इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे होना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये कि कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली प्रोसेस होनी चाहिए, भाई उनके भी कुछ इश्यूज होते होंगे। नेक्स्ट वन है रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सनल, की जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में काम कर रहे हैं जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसमें क्या होनी चाहिए, रिम्यूनरेशन से होना चाहिए। कि जैसे फेयर पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर हैजार्ड्स है तो उनको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, क्वालिटी ज्यादा है या परफॉर्मेंस उसकी बेटर है तो उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए, पैसे वगैरह मिलने चाहिए, या वर्कलोड के अकॉर्डिंग उनके पैसे मिलने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जो भी पावर है जो भी कमांड है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के पास होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो भी पर्टिकुलर हेड है वो अपना पावर क्या कर देगा, लोगों में, कुछ लोगों में, कुछ सबऑर्डिनेट्स में क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसका चेन ऑफ द कमांड, की टॉप लेवल टू लोअर लेवल एक सीक्वेंस है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल तक क्या करना है हमें, पर्टिकुलर एक रैंक के अकॉर्डिंग सिस्टम्स को क्या करना है, फॉलो करना है। नेक्स्ट वन हमारा है ऑर्डर, इस सिस्टमेटिक तरीके से हमें क्या करना है, काम करना है, कि जो भी मटेरियल है, स्टाफ वगैरह, इक्विपमेंट्स, आर्टिकल है, उनको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करना है। नेक्स्ट वन है इक्विटी, इक्विटी या इक्वली होना चाहिए, कि इसमें भी क्या होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, कि जो भी हमारे लिए काम करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी बराबर है। भाई जो भी हमारे अंडर में काम करें, हमारे इक्वल काम करें, वो सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि नहीं ये मेरा क्लोज है तो ये मेरा काम करे तो नहीं करे, ये दूसरे को डबल काम दे दे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कि ट्रीट करना है हमें जो भी वर्कर वगैरह है उनको इक्वली। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सनल, कि जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी जी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे कोई भी नया एम्प्लॉय आया उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए हमें क्या करना है, काम देना है, ताकि वो क्या हो सके, सेटल हो सके। कि नया आदमी आया उससे कुछ 19-20 हो गया, नहीं भाई जाओ आप, या कोई भी थिंग्स आई, चलो भाई यहाँ पे इतने एक साल ही रखेंगे, आपको नहीं दूसरा ले लेना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो जो आउटकम है वो बेटर नहीं है, क्योंकि कुछ समय तो जानने पहचानने में या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के अकॉर्डिंग भी लग जाता है। इसके साथ साथ टर्मिनेशन और ट्रांसमिशन भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोले तो एक प्रकार से कि पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूट है उसमें जो भी सबऑर्डिनेट या वर्कर काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक इनिशिएटिव नेचर होना चाहिए, इनिशिएशन से होना चाहिए, कि कुछ नया, कुछ एडवांस करने की होनी चाहिए। और वो कब होगी, कि जब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में जो भी लोग हैं उनको क्या करें, फ्री हैंड रखें या फ्रीडम में देखें। नहीं भाई आप भी अपने बताइए, जो भी आपकी सोच विचार है वो बताइए, हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे या यूज करेंगे। नेक्स्ट वन है स्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प का मतलब कि पर्टिकुलर एक सिंपल से वर्ड में बोले यूनियन इज स्ट्रेंथ, की संगठन जो भी है उसमें एक पर्टिकुलर पावर होती है, वेल्थ होती है, भाई सारे मिलकर काम करेंगे तो काम आसानी से हो जाता है। तो वो वाला होना चाहिए स्पिरिट डी कॉर्प्स की, एक टीम भावना होनी चाहिए कि नहीं ये मेरा सब वर्कर
सबऑर्डिनेट्स वगैरह है, या मेरा क्लिक्स है, बराबर वाला है, इक्वलिटी है, ये काम कर रहा है, मैं इसको सपोर्ट करूँ, ये मेरे को सपोर्ट करेगा, तो ऐसे काम क्या होगा, इजी वे में होगा। ये सिंपल से थे क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, किसके अकॉर्डिंग, हेनरी फायोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे, जो भी नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा प्रोसेस बोल सकते हैं, या फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की। थैंक यू क्लास। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी इश्यूज वगैरह हो, तो आप बता सकते हैं। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मैनेजमेंट की, उसमें आपके पहले वो डाउट क्या किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू क्लास।